नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह से हम लोग लक्ष्मणगढ़ और धोद विधानसभा के 8 सिलेक्टेड बच्चों के घर जाने का शेड्यूल तैयार किया था। रेहान खान से शुरू होकर आज अब हम 8वें बच्चे के पास आए हैं और ये अल्टीमेट एक रिजल्ट है अनपैरेलल। मेरे पास गुड़िया बैठी दिव्या, जिसकी रैंक है ऑल इंडिया 387। जोरदार तालियां बजा के हम सब लोग इस बच्चे का अभिनंदन करें। 387 रैंक, नीट का स्कोर आपका 623 नंबर है। आपने फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम दिया, उसके पहले आपकी एज नहीं थी, 12वीं के साथ भी आपकी एज नहीं थी, 12वीं के बाद एक साल आपकी एज नहीं थी और आप सीकर रहे। आपकी पूरी कुंडली ये कहती है। आपके पिता बजरंग जी हैं, आपके दादाजी दयाराम जी ताकर साहब हैं, दिखाएं, और पीछे परिवार के सभी लोग बैठे हैं, आपकी मम्मी दादी सब परिवारजन बैठे हुए हैं। आपने 10th पास किया भारतीय स्कूल लक्ष्मणगढ़ से 95% से। 11th-12th आपने फिर सीएलसी फाउंडेशन ज्वाइन किया, 96% नंबर आपके 12th में आए। आप सीकर में अपनी मम्मी के साथ फ्लैट लेके रहते रहे। आपकी मम्मी पापा और आपका छोटा भाई मयंक, जो भी सीएलसी हाई स्कूल में 8th क्लास में अपना प्री फाउंडेशन कर रहा है। तो पहली बार आप नीट का एग्जाम दिया और 623 नंबर के स्कोर के साथ 387, मैं बहुत होश में कह रहा हूँ, 387 ओवरऑल रैंक लेके आपने न केवल अपने परिवार का नाम किया, अपने संस्था का नाम भी किया, अपने क्षेत्र का नाम भी किया। और वैसे भी लक्ष्मणगढ़ में पिछले 2 साल से लगातार रिजल्ट हम बहुत अच्छा दे रहे हैं। हम जहां बैठे हैं उस गांव का बता दूं आपको, ये बादूसर गांव है, विधानसभा लक्ष्मणगढ़ है, जिला सीकर है। और इसी विधानसभा की लड़की स्वीटी ढाका, जो भूमा बड़ा की है, जो लास्ट ईयर सीएलसी से 98 रैंक के साथ जिसको दिल्ली एम्स मिला था। तो ये कितनी दूरी है भूमा और यहाँ के बीच की? 3 किलोमीटर दूर दूसरा गांव जो है। तो हर गांव ढाणी तक जाके सीएलसी ना केवल सिलेक्शन दे रही है, अच्छी रैंक भी दे रही है। तो मैं दिव्या से बात कराऊं उसके पहले थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि नीट की प्रिपरेशन वैसे बच्चे 12वीं के बाद लगते हैं, लेकिन जमाना बहुत चेंज हो गया। 11th से बच्चे लगना स्टार्ट हो गए पिछले 4-5 साल से, लेकिन वक्त और फास्ट हो रहा है। आजकल यही प्रिपरेशन 6ठी क्लास से स्टार्ट हो जाती है। बच्चे 6ठी क्लास से प्री फाउंडेशन ज्वाइन करके 6 से लेके 12 तक लगातार 6-7 साल तैयारी करते हुए और रिजल्ट को इम्प्रूव करते हैं अपने को। तो मैं सीधा दिव्या के पास आऊं। फिर से बता दूं, आप फ्रेशर हैं, आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है, एज इश्यू कारण आपने नीट का एग्जाम दिया नहीं। 387 की रैंक के साथ आप फ्लैट पे रहे, अपने मम्मी के साथ रहे, अपने भाई के साथ रहे, पापा साथ रहे परिवार के। दिव्या, आपने इस साल शेड्यूल क्या रहा? 11-12 आपका हो गया, फिर आपने तैयारी की, आपकी एज नहीं थी। इस सेशन 2025 में आपका एडमिशन कब हुआ, सेशन एंड कब हुआ, और एडमिशन से लेके और 4 मई तक और टेस्ट में देखा खूब दे रखे हैं आपने। अभी मैंने आपकी देखी मार्कशीट, आपने करीब 94 टेस्ट दे रखे हैं। आपकी टेस्ट रिपोर्ट है, मैं दिखा रहा हूं लाइव में। ये आप देखें 94 टेस्ट, लगभग 100 टेस्ट कह सकते हैं। पूरी साल में इस बच्चे ने 100 टेस्ट दिए हैं। तो प्लीज दिव्या बेटा, आपकी बात बहुत अहम रखेगी, आप अपनी बात रखें। मैंने अप्रैल में एडमिशन ले लिया था क्योंकि मेरी एज नहीं थी। फिर वहीं से फर्स्ट बैच में एडमिशन ले लिया था और फिर अपनी क्लास वहीं से कंटिन्यू की। और जितने भी मेरे डाउट्स थे वो टाइम टू टाइम क्लियर किए मैंने। डाउट्स कभी पेंडिंग में नहीं छोड़े, कुछ छोड़ दिए, उनका मेरे को बड़ा दुख आ गया कि उससे क्वेश्चन आ गया, वो मेरा रह गया। तो डाउट्स कभी पेंडिंग में नहीं छोड़नी चाहिए। फिर हमारे 5 जनवरी को सबसे पहले कोर्स कंप्लीट हो गया था और फिर हमारे टेस्ट सीरीज चले, वो भी उनमें काफ़ी अच्छे पेपर्स थे। उनमें जैसे ही टेस्ट होता है उसके बाद में हम अपने डाउट्स क्लियर कर लेते। कुछ क्लियर नहीं हुआ तो हम टीचर के पास जाते, फिर उनसे क्लियर करते। सारे पेपर्स के डाउट क्लियर किए एंड उसके बाद लास्ट में हमारे मैराथन भी चलते थे, तो उसमें हम रात को 12 बजे तक पढ़ते थे। काफ़ी अच्छा शेड्यूल रहा। टेस्ट बताएं कौन कौन? 5 जनवरी से लेके 4 मई तक शेड्यूल क्या रहा आपका? 5 जनवरी के बाद कुछ 10-15 दिन का मैं गैप दिया गया था कि हम घर पे सेल्फ स्टडी थोड़ी कर सकें। उसके बाद हमारा पहला टेस्ट स्टार्ट हुआ बायोफिजिक्स। उसमें 20 टेस्ट हुए थे और मैंने 19 टेस्ट दिए थे। एक टेस्ट छोड़ दिया क्योंकि मेरी जेईई की एग्जाम थी। जेईई में क्या रैंक आई आपकी? 18,000 ओवरऑल। क्या बात है, आगे चलें। और उसके बाद हमारे बायोकेम स्टार्ट हो गए थे, वो भी 20 टेस्ट थे और मैंने सारे टेस्ट दिए थे। उसके बाद हमारे दंगल स्टार्ट हो गए थे और काफ़ी अच्छे पेपर सारे थे और वो भी मैंने सारे दिए थे। एक टेस्ट मिस किया था क्योंकि वो अप्रैल अटेम्प्ट आ गया था उसके अंदर। तो उसके बाद ने लास्ट तक सारे टेस्ट दिए थे, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा, कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया। क्या सीएलसी में आप 11-12 रहे, एक ड्रॉप लिया, फिर आपने तैयारी की, 4 साल आप सीएलसी रहे? जी। तो
क्या क्या चीजें लगी जो आपको सीएलसी से यूनिक, सीएलसी को अन्य कोचिंग से अलग करती है, ये क्या रहा आपका? असेंबली, जब असेंबली होती, सेमिनार होते थे, बॉस आते थे, तो वो काफ़ी अच्छा लगता था। अब मैं जब कॉलेज आऊँगी तो उसे बहुत मिस करूँगी। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका तो पहले बार आपने एग्जाम दिया, फर्स्ट एग्जाम पेपर ही बहुत टिपिकल था, फिर भी आप अच्छा पेपर को डील करके अच्छी रैंक आप लेके आ गए। निश्चित बात है कि बहुत से बच्चे ऐसे जिनकी भी एज नहीं है, कई बार एज 12वीं के बाद भी नहीं होती है, ऐसे बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? उन्हें कंटिन्यू लगे रहना चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी ऐसे थोड़ा नहीं करना चाहिए कि अभी तो एज नहीं है, अभी तो बाद में पढ़ लेंगे। ऐसे ये जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, अभी पढ़ लिया तो आगे लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपका शेड्यूल क्या रहता था सिलेबस पूरा होने के बाद? 5 जनवरी को जो कोर्स पूरा हो गया उसके बाद सुबह से उठने से लेकर सोने तक आपका क्या टाइम टेबल रहता था आपका? उसमें मैं सुबह लगभग 7 बजे उठती थी और उसके बाद में अपना जो भी डेली रूटीन का काम किया वो करने के बाद में पढ़ने बैठ जाती थी। फिर दोपहर को जो खाना वाना किया उसके बाद वापस पढ़ो। टाइम के साथ बताएं, कितने टाइम से कितने टाइम तक? जैसे सुबह 8 बजे 8:30 पढ़ने बैठती थी, फिर लगभग 12 बजे तक पढ़ती थी, फिर बीच में उठे एक बार खाना वाना खा लिया, फिर दोबारा 2 बजे के लगभग पढ़ने बैठती थी और 7 बजे तक पढ़ते थे, फिर खाना खाया, फिर दोबारा लग जाते थे और रात को 12 बजे तक पढ़ते थे। अब कैंप आते रूम पे पढ़ते थे? नहीं, रूम पर। अब रूम पे आप तो मम्मी के साथ रहते थे ना? रूम कहाँ से था आपका? सीएलसी से 1 मिनट के रास्ते पे। 1 मिनट रास्ते पे था। और क्या विशेष, जैसे इस बार सीएलसी ने एक यूनिक अप्रोच लगाई कोचिंग इंडस्ट्री में, बिल्कुल की 1 टीचर 1 सेशन 1 सब्जेक्ट, तो क्या पूरी साल में आपका बैच चेंज हुआ कभी? नहीं। टीचर्स कौन कौन से आप कोर्स पूरा करवाया, नाम याद है? जी बताएं। फिजिक्स में हमें किशोर सर ने पढ़ाया था, शुरू से लेकर लास्ट तक उन्होंने कंटिन्यू किया। एक बंडल कोर्स पूरा कर दिया। जी। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में वर्मा सर थे, और फिजिकल में ओपी सर थे, और इनऑर्गेनिक में दयाल सर होंगे? नहीं, दयाल सर नहीं थे, तो पर जोशी सर थे, नवीन जोशी सर। नवीन जोशी आया होगा। हाँ। और जूलॉजी के अंदर सुनील सर थे। बोटनी में ललित सोनी सर। तो ये एक सीएलसी की यूनिक अप्रोच रही कि पिछले 3 साल से 2023, 2024, 2025 जिस टीचर ने टॉपिक स्टार्ट किया, हमने उस टीचर से टॉपिक को कंप्लीट कराया। एक डायलॉग दिया हम लोगों ने कि जो टेक ऑफ करेगा प्लेन को वो लैंड करेगा। और ये साइल की यूनिक अप्रोच इसी कारण है कि आज सीएलसी 1600 प्लस बच्चों को गवर्नमेंट एमबीबीएस पे एडमिशन दिलाने जा रही है। और सीएलसी की बड़ी खास बात है कि सीएलसी ऐसा नहीं है कि भाई एडमिशन के बाद दीपावली आते आते बैच को मर्ज कर लेती है, टॉपर्स को अलग छांट लेती है। थोड़ा आपके साथ हुआ, आपका तो वो जो बैच बना वो बैच रहा। ऐसे हर बच्चे पे हम लोग काम करते हैं, और हर बच्चे पे काम करते हैं इसलिए हम ओपनली सब गांव ढाणे तक जाके आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे पे काम किया होता है। जैसे अभी मैं एक ऐसे घर में गया जहां एक बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, एक बच्चा किनारे पे, उसकी 32,000 रैंक है, फिर भी दोनों बच्चे संतुष्ट। वो कह रहे साहब गलती किसी की नहीं है, गलती दूसरा का मेरे भाग्य की हो सकती है, मेरे 5 क्वेश्चन और सही हो सकते तो मैं सिलेक्ट हो जाता, मुझे कहीं को टेंशन नहीं है, मुझे 32,000 पे नहीं लेना प्राइवेट कॉलेज या नहीं लेना पेमेंट सीट, मैं वापस सीएल से आ रहा हूँ बॉस, और फिर आपके साथ रखता हूँ। तो ये बेटी दिव्या का मानना है। मैं चाहूंगा बजरंग जी, आपको कैसा लग रहा है? आपकी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, एक बड़ी बात है, एक टॉप रैंक से आपकी बच्ची डॉक्टर बनने जा रही है। बॉस, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि आपके सानिध्य में, आपके स्नेह ने, आपके आशीर्वाद ने, और आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके पास बैठा हूँ, बेटी पास बैठी, आप मेरे घर पधारे हो। इससे बड़ा सौभाग्य और मेरा क्या हो सकता है। मेरे पापा के सपने पूरे हुए, मेरे नाना जी के सपने पूरे हुए, मेरी बेटी के नाना के सपने पूरे हुए। और जिस उद्देश्य के साथ मैं लेकर के आपके पास गया था कि बॉस मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, आपका आशीर्वाद चाहिए, और आपने आशीर्वाद दिया। और उस आशीर्वाद का जो परिणाम मुझे मिला, जिसकी मैंने ना कभी सपने में सोची थी, ना कभी मेरे परिवार ने सपने में सोची थी, और जो आपने आशीर्वाद दिया उसके लिए आपको बताने मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि कोई शख्स इतना कोचिंग चलती हैं और भी कोचिंग है, उनका भी कोई स्वार्थ होगा, लेकिन निस्वार्थ भाव से कि वो ये बच्ची मेरी नहीं आपकी बच्ची है। और आपने जो आशीर्वाद दिया, बेटी को पढ़ाया 4 साल तक, और उसी के बदौलत है कि आज इतनी बड़ी रैंक लेकर के आई है। और दी वजह से कितने बच्चों का आपने सहयोग किया होगा, आर्थिक, मानसिक, शैक्षणिक, जिसकी वजह से आज वो लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। उन सब के चुकाने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। थैंक यू बजरंग जी। ये गार्जियन भावुक हो जाते हैं। सीएलसी, मैंने हमेशा एक बात कही कि आज के 30 साल पहले
हमने जो कोचिंग नेम रखी थी तो कॉमर्स हमारे दिमाग में नहीं थी। हमने व्यवसायिक दृष्टि से कभी कोचिंग को ना तो चलाया ना चला रहे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे दोनों बेटे भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं जिस ट्रैक पे मैंने काम किया। आज भी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सीएलसी गेट खुले थे, आगे भी खुले रहेंगे। मेरे पास एक बहुत बड़ा साथी बैठा हमारा रविंद्र शर्मा। रविंद्र जी, आप तो सीएलसी को कब से जानते हैं, और याद करो आपने भी कोई बच्चा भेजा था उस गांव से, वो सिलेक्ट हुआ था, पूरी कहानी वहां से बताएं थोड़ी सी। मैं 2008 से सीएलसी से जुड़ा हुआ हूं। पहली बार मैं 2008 में 9 में एक बोबासर विदावतान गांव पड़ता है, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का गांव है। वहां से एक चारण जाति के बच्चे को लेकर बोस के पास गया था, और जाकर मैंने बोस को कहा कि इसके परिवार की स्थिति वो दयनीय है, लेकिन बच्चा आपके पास यहाँ पढ़ना चाहता है। आज वो बच्चा IITN बन गया और बहुत अच्छी कंपनी में एक अच्छी पोस्टेड पे है। और उसी के बाद में 2 साल बाद मैं मेरे बोबासर के गोविंद जी मेघवाल गुरुजी हैं, उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची को भी सीएलसी में एडमिशन करवाने चलो। तो मैं जब एडमिशन करवाने गया, वो टीचर थे, फिर भी उस समय केस काउंटर पे मेरे हिसाब से कोई झुंझुनू साइड के एक ब्राह्मण बाबू बैठते थे। बॉस ने उनको बुलाकर ये कहा कि पर्ची में जो रविंद्र लिख देता है वो फीस ले लेना, कहीं कोई बात मत करना, बच्चे को जो हॉस्टल बच्ची को दिलाए वो हॉस्टल दे देना, रविंद्र जो कह रहा है। आज वो भी डॉक्टर है, बच्ची डॉक्टर बन गई। एक लड़का उसी गांव का जो मैं लेके गया था, वो आज नौहर में GN है PWD विभाग में। इसलिए बॉस की उस शिक्षा के मामले में अन्य कोचिंगों से तुलना करना ही अगर कोई अभिभावक करता है, तो मैं तो मानता हूं कि वो अभिभावक या तो वहां जाके देखा नहीं होगा, या उसने कहीं किसी से अच्छे अभिभावक से सुना नहीं होगा, तब तुलना करता है। वहां पर मैंने लगभग 1.5-2 महीने काम भी किया है बॉस के सानिध्य में। सुबह 6 बजे से जब क्लास स्टार्ट होती है, चाहे बॉस हो, वहां का कोई भी कर्मचारी हो, वो एक शेड्यूल ड्रेस में आता है, अनुशासन से आता है, और अनुशासन से प्रत्येक बच्चे और बच्ची के साथ, विद्यार्थी के साथ, चाहे वहां का गेटमैन हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे मेस में काम करने वाला बंदा हो, सबकी जो सोच है वो विद्यार्थी के साथ एक अनुशासन तरीके से रहती है। और इसी का परिणाम है कि आज चाहे आप राजस्थान ही नहीं, मैं हरियाणा भी गया हूं, पंजाब भी गया हूं, जहां भी जाते हैं, जब सीएलसी का बच्चा मिलता है तो वहां के स्टाफ को सबसे पहले वो प्रणाम करता है। और उसी का ये उसका परिणाम नहीं है कि वो उस गांव से है, परिणाम है जहां बच्चा पढ़ता है, क्योंकि पढ़ने वाली जगह जो चीज सिखाई जाती है वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अभी पीछे चला कि बालाजी महाराज का, मैं मानता हूं हनुमान चालीसा बोस जब करवाते हैं तो वहां सामने जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो बैठे होते हैं। बाई चांस कोई स्टूडेंट, मैंने आंखों देखा है, कोई स्टूडेंट रह जाता है कि मैं 2 मिनट असेंबली में लेट हो रहा हूं, तो वो इस तरीके से दौड़ता है जैसे मेरी फ्लाइट है वो उड़ने वाली है, उस तरीके से दौड़कर जाके असेंबली में बैठता है। क्यों? कि उसे उस समय जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा ही आने वाले जो उसके 21 से 22 घंटे जो दिनचर्या के रहते हैं, सोने के, उठने के, पढ़ने के, वो सब उस ऊर्जा से ही काम में करता है। तो मैं तो अभिभावकों से, जहां भी अभिभावक देख रहे हैं लाइव, चाहे वो राजस्थान से हो चाहे राजस्थान के बाहर से, उनसे ये निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आप एक बार सीएलसी कैंपस पधार करके सीएलसी की जो एक्टिविटी है, विद्यार्थी के प्रति काम करने का जो तरीका है, उसको आप देखें और फिर जो निर्णय है वो लें। जय सीएलसी। थैंक यू रविंद्र जी। रविंद्र जी 2008 से जुड़े 17 साल हो गए, और 17 साल से रिश्ते बने हुए हैं, बड़ी बात है। मैं चाहूंगा पीछे देवा की मम्मी साथ रहे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, मम्मी से बात करवाएं। मम्मी कहाँ आपकी? अब वहाँ माइक लेके जाए, कैमरा वहाँ ले जाए। तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें, क्योंकि मेहनत आपने की है, सीएलसी ने जो मेहनत की उससे ज्यादा मेहनत आपने की। 18 घंटे बच्चे आपके पास रही है। जय सीएलसी, रेस्पेक्टेड बॉस और बैठे हुए गांव की मेरे आदरणीय ग्रामवासी, मैं जब किसी कभी बाहर जाती थी, बॉस की असेंबली में जाती थी, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा कुछ मोटिवेशन मिलता था। और जब कहीं फोटो लगी देखती थी, तब मेरे मन में होता था कि मैं भी मेरी बेटी की फोटो लगाऊंगी। उसी के जब मैं 2021 में चारू यादव की फोटो देखी, तो मैंने सोचा कि मैं भी मेरी बेटी को चारू यादव की तरह से बनाऊं। फिर पिछले साल स्वीटी ढाका की देखी, तब तो 12 महीने से ऐसा हो गया कि मैं भी मेरी बेटी की यहाँ फोटो ऐसे लगवाऊं। तो मेरी बेटी ने ऐसे कुछ कर दिखाया। थैंक यू। जय श्री राम। चारू यादव की फोटो आपने देखी, स्वीटी ढाका की फोटो आपने देखी, ओझल राव की फोटो आपने देखी, और अभी 2-4 दिन के अंदर आपके इधर के होर्डिंग्स पे आपको दिव्या की फोटो, या तो होर्डिंग चेंज हो गए होंगे या चेंज 1-2 दिन में हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपका सपना पूरा हो रहा है। हमारे भाई बजरंग थोड़े भावुक हो गए। निश्चित बात है, आदमी की जब पहचान उनके बच्चों से होती है, आदमी को बहुत खुशी होती है। मुझे किस्सा याद आया, अमिताभ बच्चन साहब के पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन साहब बहुत बड़े साहित्य।
बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब जब बॉम्बे आए स्ट्रगल के लिए, तो कुछ दिनों हरिवंश राय बच्चन साहब साथ रहे बॉम्बे उनके। हरिवंश राय बच्चन साहब सुबह सुबह जो आपका समुद्र किनारा है वहां घूम के आते थे, सुबह फिक्स होते। एक दिन वो घूम के आने के बाद उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन जी से, अपने बेटे से, कि भी अमिताभ अब मैं वापस दिल्ली जाऊंगा। अमिताभ बच्चन बहुत ही योग्य पुत्र हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। एक बार पूछा जया बच्चन से किसी ने कि भी अमिताभ बच्चन सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति सर्वाधिक प्यार अपने बाबूजी से करते हैं, अपने पिताजी से करते हैं। तो बच्चन साहब बहुत भावुक हो गए कि बाबूजी बाबूजी बोलते थे, बाबूजी क्या गलती हो गई। तो हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा कोई गलती नहीं अमिताभ, कल तक मैं उस बीच पे घूमता था तो लोग मुझे कहते हरिवंश राय बच्चन घूम रहा है, लेकिन तेरी जो फिल्म आई है जंजीर फिल्म अमिताभ की रिलीज हो गई थी, कि कोई तेरी फिल्म रिलीज हुई होगी, तो कल 2 जवान लड़के लड़की मुझे मिले और उन्होंने कहा कि ये जो अंकल जा रहे हैं ये जंजीर वाले हीरो के पिता हैं। बस बेटा एक ही सपना था मेरा, रोंगटे खड़े होते हैं कहते हुए कि बस बच्चे के नाम से पिता की पहचान हो। आज मेरी पहचान तेरे नाम से, मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं दिल्ली जाऊंगा। और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। फिर जिंदगी में एक बुरा दौर अमिताभ बच्चन साहब का आया, जब वो कर्जे में डूब गए और बहुत हालत खराब हो गई थी। तब बच्चन साहब के पिता ने फिर एक बात कही अमिताभ बच्चन से कि जिंदगी मन का हो जाए तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो उसी की देन, उसके बाद अमिताभ फिर खड़े हुए और आज वो 82 साल की उम्र में केबीसी जैसे एपिसोड को बंदा 12 घंटे शूट करके देश के टीवी का सबसे बड़ी टीआरपी के साथ एक शो चला देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ संस्कार बाबूजी की देन है। अमिताभ बच्चन कई बार कहते हैं कि मैं हरिवंश राय बच्चन का बेटा नहीं होता तो शायद अब का कब तक मेरा जीवन खत्म हो चुका होता। तो जो लोग संस्कारों पर आघात करते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि संस्कार ही सब कुछ है। संस्कार समाज को बांधे हुए रहता है। सीएलसी में शाम को डेली जो हनुमान चालीसा होता 7 बजे, हनुमान जी अपने आप में उनका नाम ही ताकत है। हनुमान जी का नाम आते, बालाजी का नाम आते ही निर्जीव में जान आ जाती है। ये संस्कारों वाली सीएलसी है। तो ये हमारी बेटी दिव्या के घर हैं। दिव्या के पिताजी के नाना जी गुरुजी हमारे महादेव सिंह जी, जिनके पास हम पढ़े हुए हैं। गुरुजी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बताओ, अपने बताओ। हाँ बताओ, बढ़िया लग रहा कुछ बोलो। परिचय तो मैं तो नाम से तो महादेव सिंह है ही, और चाचीवाद गांव है, और बीएड करके मैं टीचर रहा। अब रिटायर। उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र 85 साल। 50 साल। आप मेरे पिताजी के साथ रहे मेरे गांव में, हमें पढ़ाया गुरु जी, रोसावा रहे गुरु जी ने। तो दिव्या डॉक्टर बन के अच्छा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? बहुत जोरदार। थैंक यू, तालियां बजाएं गुरु जी के लिए। अब मैं चाहूँ दयाराम जी, आप दिव्या के दादाजी अपनी बात रखें। ये मतलब मैंने ये सपने में नहीं सोचा था कि भाई हम इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे, किसी डॉक्टर की दादा हो जाएंगे। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आपने दिव्या को अच्छा शिक्षण दिया। थैंक यू। शब्द कम पड़ जाते हैं जब आदमी के बहाव से आदमी का गला और आंखें भर आती हैं, शब्दों का फिर अर्थ खत्म हो जाता है। तो ये निशब्द एक शब्द होता है, मैं निशब्द हो गया। तो आप निशब्द हैं। और हमारे रामस्वरूप जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, पुराने हमारे साथी रहे हैं। आप, मैं चाहूँगा रामस्वरूप जी को दिया जाए। रामस्वरूप जी भी ऐसे 2006 से हमारे साथी। रामस्वरूप जी बताएं प्लीज। मैं सबसे पहले आपको बहुत प्रणाम करते हुए बताना चाहूँगा कि सीएलसी जैसे संस्थान यदि किसी अन्य शहर में भी स्टार्ट हों और इस प्रकार से बच्चों को मोटिवेशन और अनुशासन के साथ में आगे बढ़ने की, यदि प्रतिभा को निखारते हुए आगे बढ़ने की यदि प्रेरणा देते रहें, तो शायद राजस्थान वो स्टेट हो जाएगा इंडिया का जहां एजुकेशन और ये जैसे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने जहाँ तक बॉस के साथ काम किया है, मैंने एज ए डायरेक्टर बॉस को ये मानते हुए आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बच्चों को आप अपने बच्चों की तरह मानते हुए अपनी कोचिंग में, एजुकेशन में आप आगे बढ़ाते हैं। और आपको देख करके बहुत से लोगों ने बहुत कुछ एजुकेशन सिस्टम में सीखा है। ये मैं अभी आपको बता रहा था कि हर साल आप प्रत्येक संस्थान को कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। तो इसी के साथ ही मैं बेटी दिव्या को भी मैं बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने बॉस के सानिध्य में अपना ये लक्ष्य हासिल किया। थैंक यू। अन्य और कोई बोलना चाहेंगे? एक गुड़िया थी ना पायल,
और कोई बोलना चाहेंगे? आप माइक वहीं चला जाएगा। अपना पूरा दो परिचय, उसके बाद बात करना शुरू करना। मैं रमेश ताकर बहादुरसर गांव का रहने वाला हूं। सुरेंद्र मेरा छोटा भाई है और इसकी बच्ची दिव्या ताकर का सिलेक्शन सीएलसी में पढ़कर हुआ। श्रवण जी बॉस का बहुत बहुत धन्यवाद और बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और कोई बोलना चाहेंगे इधर महिला पार्टी में से? तू कुछ बोलना चाहिए गुड़िया? हाँ जाओ। हाँ राकेश जी। अच्छा फगेड़िया जी आ गए हमारे। चलो बैठो। हाँ मैं तो सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं सीएलसी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज 25-30 साल पहले एक स्लोगन चालियो कि हर घर में हो डॉक्टर और इंजीनियर अपना। 25-30 साल पहले इससे यहाँ सोचता गया, यहाँ झसी गए। आज थाने में बात बताऊँ, आपने पूरा भारतवर्ष में 800 जिला हैं। 800 जिला में 10 महानगर टाल दी। जयपुर जिला का बड़ा महानगरी, नागपुर, कानपुर। तो सीकर एक यहाँ को जिला है, वो टॉप 3 डॉक्टर दे रहे। पूरे हिंदुस्तान में टॉप 3 जिला में सीकर जिला शामिल है। बिम कोटो शामिल को नहीं ते बात करें। और कोटो ये खातर शामिल को नहीं, कोटो में चला बड़ी संस्था मालिक ही बस सिर्फ क्लास आपका मास्टर की ली बच्चा न कदे गुन पढ़ा। और सीएलसी आज ई खातर सीएलसी के सीकर की भी आपने जती भी हैं वह मैन तो निकली तो ब्रांच आऊँ ही से मान लो कि मान लो। पर शीशों पर जो सीएलसी चालू है भी को एक ही स्लोगनों का हर घर में हर गांव में एक डॉक्टर और इंजीनियर अपनाओ, वह आज साकार हो रही है। 25 साल 30 साल पहले सोचता क्या करे यहाँ करे हर गांव में, क्योंकि जब पूरे लिसम्बल बांटना होगी। मैं एक बांटना होगा मैं डॉक्टर फतेहपुर का मान एक अलग सर गाँव में डॉक्टर जब भाई गाँव का की सोच तो ये होती है भैया अता साल में 2 गाँव भी बने ही जना ब्याह करेंगे। पर 25-30 साल में आज अता गाँव हर गाँव का मान डॉक्टर को जो स्लोगन है वो चालियो, हर आदमी भी ढेर लेर चालियो। और सीकर का मान मेहनत करने के खातिर भेजा। सीएलसी में शुरुआत में जुड़े रहिए से लोग। फिर तो भाई पहली बार क्यों को मऊकुन जैसी क्यों गहली बार क्यों बोई पहली बार खड़े जाना डर लग गया। डर काट दियो कभी जहाँ डॉक्टर बन सके हैं। अब तो नया नया कोई खोल ले, पर पहली बार कोई गाँव तो करने यार भटे जानो है जना डर लग गया। वो मैन काम वो डर काटो श्रवण जी काटो बॉस जहाँ भी आप डॉक्टर पैदा कर सका। एक बार के लोग जानना तो हर कोई उठ जाएगा। मैं बीजा जाए पहली बार जानना बेरो को बीजा के मिलसी। पहले अपना बड़ा बुजुर्ग भी हरिद्वार का हालता ना गाँव में 15-20 और सागे जाता या कोई एक आधी बार गेड़ो तो वही जातो, क्योंकि नए आदमी जाता हूँ यूपी बिहार पार कर दो बीजा पार करता डर लाग दो। तो डर श्रवण जी काट दियो। आज सीकर जिलो टॉप 3 के मान शामिल है पूरा भारतवर्ष के 800 जिला में। कता जिले में को मैन थे बॉस कोई है जो आई जाओ चालू करियो। अब तो वैसे लाइन धीरे धीरे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इससे डर निकलोगे ना कोई भी यार तैयार कर ले। और मैं दिव्या को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। और कोई बोलना चाहेंगे पीछे? तो इसी के साथ मैं इस लाइव को समाप्त करूं। उसके पहले कहना चाहूंगा कि जमाना काफी चेंज हो गया है। अब 6ठी क्लास से बच्चों को आपको हमारे साथ जोड़ देना चाहिए। 6ठी से बच्चे आजकल प्री फाउंडेशन में आते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 साल बच्चा सहजता रहता है तो निश्चित रूप से वो बच्चा 12वीं के साथ या 12वीं के बाद दिव्या की तरह एक चांस में सेलेक्ट हो जाता है। इसकी तो एज नहीं थी, इसकी एज होती तो ये बच्ची 2 साल पहले डॉक्टर बन चुकी थी। बस वो एक नीट में एक मिनिमम एज का क्राइटेरिया है जो कानूनी है, उसको अपन खैर वो जो एक लीगल प्रोसेस है उसको मानना ही पड़ेगा अपने को। तो 2 साल इसलिए वेट करना पड़ेगा कि उसकी 17 साल मिनिमम एज एक क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तो आज ये हमारा 8वां लाइव रहा। कल हम लोग पलसाना वाले बेल्ट में खाटू श्याम जी से कल हम स्टार्ट करेंगे। कल भी ऐसे 8 से 10 घरों में जाके ऐसे बच्चों से बात करेंगे और निश्चित रूप से जो अपनों के बीच आते हैं, अपनों से बात करते हैं तो प्रेरणा मिलती है। और जहां भी जाते हैं वहां 2-3 सिलेक्शन तो मिल जाते हैं। जैसे यहाँ रविंद्र जी आ गए तो इनके भेजे 2-3 बच्चे सिलेक्ट हो मिल गए। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कोई ढाणी नहीं है जहां बच्चे सिलेक्ट नहीं है सीएलसी से। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय सीएलसी।